मेरे प्यारे दोस्तों, आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका भविष्य उज्जवल हो। इसके लिए आपको हमारे ईश्वर से प्रार्थना है कि आप आगे जितने भी किसी भी कंपटीशन या किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हों उसमें 100% नंबर पाएँ। यही मेरी प्रार्थना रहती है ईश्वर से। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हम हमेशा आपको नए नए क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं नए किताबों से और साथ ही साथ एनसीईआरटी की बुक से ले आते हैं, जो कि किसी भी कंपटीशन इंजीनियरिंग के हों, चाहे सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम हों, उसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो ज़रूर अच्छा लगता होगा और उसके साथ ही आप उसको ध्यान से देखते भी होंगे और सुनते भी होंगे और उसका फ़ायदा आप उठाते होंगे। तो चलिए हम आपको पुनः नए वीडियो के साथ आज स्टार्ट करते हैं। और ध्यान दीजिए कि फ़िज़िक्स की पढ़ाई बहुत ही रेगुलर और मेहनत के साथ होनी चाहिए, क्योंकि ये नॉलेज फ़िज़िक्स का बहुत डीपली अगर नहीं होगा तो आप उसमें सफल नहीं होंगे। इसलिए वीडियो को हमारे आप पूरा देखिएगा, क्योंकि बीच में ही अगर आप 1-2 मिनट 4 मिनट का देख करके छोड़ देंगे या आपको अच्छा नहीं लगा, कुछ कारण से आप नहीं देख रहे हैं, तो उसमें नुकसान आपका ही है। क्योंकि वीडियो में हम हर क्वेश्चंस को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह से उसको सॉल्व किया जाए और क्या उसके ट्रिक हैं जहां आप गलतियां कर बैठते हैं, जानते हुए भी गलतियां कर बैठते हैं अनजान में। इसलिए ये वीडियो आप देखिएगा और आप खुद महसूस करेंगे कि बेस्ट वीडियो हमारे हिसाब से तो है, और आपके भी हिसाब से अगर है कि नहीं है, इसका आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और बताएंगे। और आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो आपको रोज़ प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो की नए क्वेश्चन की शुरुआत। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, देखिए इस पहले क्वेश्चन में the work done in moving a charge along an equipotential surface is zero. Along an equipotential surface the potential difference is zero. यह assertion और रीजन का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, assertion और रीजन। तो पहले आपको उसका दिया रहता है कि क्या चाहिए। द वर्क डन इज मूविंग इन ए मूविंग ए चार्ज along एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि वर्क डन जो है एक मूविंग चार्ज अलॉन्ग इक्विपोटेंशियल सरफेस की जीरो होती है। अगर कोई चार्ज जो है एक ऐसे सरफेस पर चल रहा है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट है या कोई इक्विपोटेंशियल है, मतलब कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा एक समान है, पोटेंशियल एक समान है, तो क्या इसमें वर्क डन जीरो होगा। उसका रीजन भी दिया है, along an equipotenशियल सरफेस द पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। तो देखिए, बोथ assertion एंड रीजन्स बोथ आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। तो आप देखिए, ऐसे क्वेश्चन में जो assertion दिया रहता है उसके साथ साथ जो रीजन दिया रहता है उसमें आपको देखना होगा कि क्या वो रीजन सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। इसलिए इसमें बड़ी सावधानी से आप इसका आंसर देखा कीजिए, क्योंकि देखिए इसमें क्लियर इक्विपोटेंशियल पहले समझ लीजिए क्या होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखिए मान लीजिए ये गोलाकार सरफेस है, क्योंकि गोलाकार सरफेस से इस हर एक पॉइंट पर, इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल जो है सेम है। तो V इज इक्वल टू, आप जानते हैं V इज इक्वल टू W/Q होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो वर्क डन है वो
पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्लू। तो देखिए डेल्टा वी तो यहाँ कुछ है ही नहीं, क्योंकि कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, मतलब हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, इसीलिए वर्क डन भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इसमें कहीं भी आप अगर ऐसे क्वेश्चन पाते हैं तो इसमें आपको ये देखना होगा कि ये सवाल सही है कि नहीं है। सवाल में इसमें आप देख लीजिए कि दो चीज़ें दी हुई है, एक तो असर्शन दिया हुआ है, दूसरे साथ ही साथ इसमें जो है इसका ये समझ लीजिए कि उसमें ये रीजन जो दिया हुआ वो उसमें उस रीजन में जो दिया वो फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, इसलिए ज़रूरी है कि आप इसे अच्छी तरह से समझें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में असर्शन क्या दिया, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए डेंसर टू रेयरर मीडियम इट डिपेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट डिपेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखिए इसमें क्या है, थोड़ा मोबाइल का डिस्टरबेंस इसमें हो रहा है, लेकिन फिर भी आप देखिए इसमें क्लियर समझ लीजिए। व्हेन ए लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए डेंसर टू ए रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, द स्पीड ऑफ द लाइट इज ग्रेटर इन ए डेंसर मीडियम दैन ए रेयरर मीडियम। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जब लाइट ट्रेवल्स इन ए डेंसर मीडियम फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो देखिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब भी लाइट घने माध्यम में जाती है तो उसकी स्पीड जो हो जाती है वो कम हो जाती है, और रेयरर मीडियम में जाती है तो वो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। मालूम मतलब ये हुआ कि डेंसर मीडियम में स्पीड कम होगी लाइट की, और हल्के मीडियम मतलब कि जिसको हम लोग कहते हैं निर्वात समझ लीजिए, या जहाँ पर वायुमंडल की मात्रा बहुत कम है तो उसको हम लोग रेयरर मीडियम कहते हैं, तो वहाँ वेलोसिटी कम हो जाती है। तो उसका रीजन क्या दिया है, द स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन ए डेंसर मीडियम दैन ए रेयरर मीडियम। ये भी रीजन सही लग रहा है, क्योंकि देखिए स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन ए डेंसर मीडियम दैन ए रेयरर मीडियम। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कैसे ये सही आप कहेंगे इसको। देखिए इसमें एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि ये सही नहीं है। यहाँ पर एक बात इसलिए मैंने आपको थोड़ा कंफ्यूज किया, क्योंकि आप कहीं आप ध्यान से समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। कभी कभी देखिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसको आपको कंफ्यूज किया जाता है। तो देखिए एकदम उल्टा लिख दिया, द स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन ए डेंसर मीडियम। रीजन में क्या लिख दिया, स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर मतलब अधिक है इन कंपेरिजन टू द रेयरर मीडियम, तो एकदम गलत है। तो आप इसमें देखिए असर्शन इज ट्रू, असर्शन में जो आपको दिया गया वो तो एकदम सत्य है, लेकिन जो उसका रीजन दिया हुआ है वो एकदम गलत है। तो इसीलिए आपको हम कहते हैं कि जब भी ऐसे क्वेश्चन देखिए उसमें ध्यान से देखिए कि क्या दिया हो, एक एक शब्द में घुमा देता है और आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर से हम एक बार इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए व्हेन ए लाइट, जब एक प्रकाश की किरण डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो वो बेंड्स कर जाती है, कहाँ अवे हो जाती है, किससे, नॉर्मल से। इसका मतलब ये हुआ कि वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। क्यों हट जाती है, क्योंकि देखिए इसका एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया, द स्पीड ऑफ लाइट इज स्लोअर इन द डेंसर मीडियम, इट इज दिस चेंज इन स्पीड दैट काजेज लाइट टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन मूविंग इनटू ए रेयरर मीडियम। तो देखिए इसको हम और अच्छी तरह से फिगर बना करके आपको समझा दे रहे हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये डेंसर मीडियम है, ये इस तरह से, ये मान लीजिए पानी है डेंसर मीडियम, इसमें से प्रकाश की किरण चली, ये किरण चली, यहाँ हमने नॉर्मल डाल दिया।
तो ये और ये जो है ये रेयर मीडियम है। तो ये देखिए अविलंब से क्या हुई, अविलंब है, इससे क्या हो गया, दूर हट गई। तो क्यों हटी, क्योंकि देखिए स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी और ज़्यादा हो जाने के कारण रेयर मीडियम में उसकी स्पीड तो ज़्यादा होगी, साथ ही साथ लंब से दूर भी हट जाएगी। तो ये घटना आपका सीधा सीधा इसके स्पीड से रिलेटेड है। तो याद रखिए जब डेंसर मीडियम होता है DENSER, ये डेंसर मीडियम हो गया। डेंसर मीडियम में स्पीड कम होती है, लेकिन यहाँ जब ये डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है प्रकाश की किरण तो अभिलंब से लंब से दूर हट जाती है। क्यों होता, क्योंकि वहाँ बहुत कम कण होते हैं या बहुत ही जो एटमॉस्फेयर बहुत कम होता है, इसलिए उसकी स्पीड ही बढ़ जाती है और वो लंब से थोड़ा दूर हट जाती है। तो इसके रीजन्स यही हैं। तो इसका मतलब देखिए इसमें क्या हुआ, आपको इसमें आपको ये देखना है कि दोनों रीजन असर्शन तो सही है लेकिन रीजन एकदम गलत है क्योंकि उल्टा दे दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप सावधानी बरतिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कोई वर्ड ही जैसे भूल गया हमसे या जान करके उसको कंफ्यूज कर दिया जाता है। तो ऐसे में कंफ्यूज मत होइएगा, ये प्रैक्टिस करने से ही आप उसमें मजबूती पाएंगे या उसमें महारत होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये कॉन्सेप्चुअल ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है। इसमें समझदारी भी होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको उसका डीप नॉलेज भी होना चाहिए। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन कोलिजन रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज इलास्टिक और इनइलास्टिक। तो ये तो एकदम सही है, क्योंकि देखिए मोमेंटम ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी पार्टिकल की वो कंजर्व होती है, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो। उसको याद रखिए, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन ए कोलिजन रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज इलास्टिक और इन इलास्टिक। तो ये शू है, इसका हमने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि मोमेंटम हमेशा स्थिर रहेगा या कंजर्व होगा, चाहे वो दो वस्तुओं के बीच में इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक कोलिजन हो। तो याद रखना है कि मोमेंटम एक ऐसी चीज़ है, मोमेंटम आप जानते हैं कि दैट इज इक्वल टू P इज इक्वल टू mv। ये होता है जहाँ m मास है और v वेलोसिटी है। तो ये कंजर्व होती है दोनों प्रकार के कोलिजन के लिए, चाहे वो इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसमें क्या दिया ट्रू फॉल्स में। द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए काइनेटिक एनर्जी हमेशा, देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। देख लीजिए इसमें क्या है, देखिए आप ये ध्यान दीजिए, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी। तो वही चीज़ यहाँ देखिए लिख रहा है, द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल। ध्यान देखिए ये कैसी एनर्जी है, एवरेज है, ये एवरेज है एनर्जी, मतलब एक का नहीं है, बहुत सारे पार्टिकल्स की एवरेज एनर्जी है। तो इस तरह से ये सही है, तो ट्रू है। तो याद रखिए हमेशा कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें होती है जो बार बार पढ़ने से आपको याद भी हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो ये हम ऐसा वीडियो बनाते हैं कि जिसमें हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों वो दोनों समझ जाएं, और अगर किसी कंपटीशन में वो बैठ रहे हैं तो वो भी अच्छी तरह से इसको डीप नॉलेज रखें। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में, इसमें क्या है, देखिए ये भी ट्रू और फॉल्स है, सच है या गलत, इसमें आपको देखना है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड मतलब क्या होता है, सब चीज़ों से कटा हुआ। देखिए कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं या कुछ छात्र ऐसे होते हैं कि जो को किसी से और मतलब नहीं होता, और वो कटे हुए रहते हैं, ना तो किसी से बात करेंगे ना तो किसी से घुले मिलेंगे। तो ऐसे सिस्टम को या ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। देखिए आपको हम पहले ही बताते आ रहे हैं कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि जीवन से जुड़ा हुआ है, आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है, इसीलिए भौतिक गुणों से जुड़ा हुआ है। इसलिए आप देखिएगा हर जो टॉपिक है कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़े हुए मिलेंगे। तो आइसोलेटेड सिस्टम है। तो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल इंट्रॉपी कैन डिक्रीज ओवर टाइम। देखिए ये एकदम पूरी तरह से गलत है, फॉल्स है। क्यों, इसका हमने एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर हम आपको दे दिए हैं। देखिए ये है, इसको पढ़ लीजिए और आप नोट भी कर लीजिए, क्योंकि इसको मैं समझा दे रहा हूँ, समझ तो आ जाएगा इस समय, लेकिन आपको लिखना है, इसलिए इसकी जानकारी हमेशा रहनी चाहिए। तो देखिए, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द इंट्रॉपी आइदर रिमेन्स कांस्टेंट और increases over time in accordance with the second law of thermodynamics। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको आनी चाहिए। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में द इंट्रॉपी आइदर रिमेन कांस्टेंट और इंक्रीजेज ओवर ए टाइम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में चाहे वो कोई इंट्रॉपी है गैस की, तो वो क्या होगी, वो या तो कांस्टेंट रहेगी या इंक्रीज करेगी, किसके अनुसार, टाइम के साथ। तो ये फॉल्स है। जो आपका इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया है इन एन आइसोलेटेड, जो इसमें ये ऊपर का क्वेश्चन है वो गलत है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल इंट्रॉपी कैन डिक्रीज ओवर ए टाइम, ये गलत दिया हुआ। ये रिमेन्स कांस्टेंट होती है या तो इंक्रीज करती है। ध्यान रखिए, आइसोलेटेड सिस्टम में जब आप ऊष्मा देते हैं तो उसकी जो इंट्रॉपी होगी या तो उसकी इंट्रॉपी बढ़ेगी या तो कांस्टेंट ही रहेगी। किस केस में याद रखिए, किस केस में, आइसोलेटेड सिस्टम में। आइसोलेटेड सिस्टम का हमने आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आइसोलेट होते हैं, मतलब उनको किसी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसे ही सिस्टम या ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोलेट है, अलग है एकदम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं, क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में या किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम में। अब चलिए आगे ये क्वेश्चन में देखिए, इसमें है ये मैच वाला क्वेश्चन है। आपको 4 कॉन्सेप्ट दिए रहेंगे। देखिए इसमें 4 कॉन्सेप्ट दिए रहेंगे और उसमें जो है आपको मैच करना है कि कौन किससे मैच कर रहा है। तो देखिए डॉपलर इफेक्ट, पहला है डॉपलर इफेक्ट। तो इस सिंपल सा डॉपलर इफेक्ट में देखिए शिफ्ट शब्द आता है, तो इसमें पहला ही आंसर इसका सही हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट इन ए मूविंग ट्रेन हॉर्न। देखिए क्लियर है, डॉपलर इफेक्ट आपको ट्रेन की फ्रीक्वेंसी या ट्रेन की जो सीटी बजती है उससे रिलेटेड है। तो आप ऐसे भी यही भी कुछ जानते या भूल गए हैं तब भी आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो एक का क्या हो गया, 1 हो गया, ये जो है इसका कॉम्बिनेशन 1 से हो गया। फिर देखिए दूसरा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ बहुत ही फेमस लॉ है, वो आप इसके बारे में जानते भी होंगे। बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, मतलब कि अगर कोई बॉडी स्थिर अवस्था में है तो स्थिर ही रहेगी, कब तक, जब तक कि उस पर कोई बल न लगाया जाए। तो इसका मतलब बी का भी सीधे 2 से रिलेशन है। तो ध्यान रखिए, एक बात ध्यान रखिए कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बताता है। आप देखिए इसी को हम भौतिक जीवन से जोड़ रहे हैं। अगर कोई वस्तु पड़ी हुई है, अगर कोई वस्तु स्थिर पड़ी हुई है तो हमेशा वो स्थिर ही रहेगी। अगर मान लीजिए कोई पत्थर बड़ा सा रास्ते में रखा हुआ है तो वो हमेशा वहीं रहेगा जब तक आप उसे हटाएंगे नहीं या जब तक उस पर बल नहीं लगाएंगे। तो ये जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। तो याद रखिए, ये भूलना नहीं चाहिए। फिर चलिए तीसरा क्वेश्चन, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है, देखिए बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन की घटना कहाँ होती है, जब कोई भी लाइट
जो सीधी रेखा में चलती है, जब किसी भी पार्टिकल से टकराती है तो झुक जाती है। तो दिस इज कॉल्ड बेंडिंग ऑफ लाइट। एकदम सीधा इसका रिलेशन 3 से है। चौथे वाले में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अभी आपने बताया कि रिकॉइल ऑफ ए गन आफ्टर फायरिंग। देखिए, जब आप फायरिंग करते हैं या किसी पिस्टल से गोली निकलती है तो ठीक जितनी स्पीड से आगे गोली जाती है उसी स्पीड के साथ पीछे की तरफ आपको धक्का लगता है। दिस इज ए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। रिकॉइल ऑफ ए गन आफ्टर फायर इसका एग्जाम्पल है। तो देखिए डी का भी 4 हो गया। तो इसका मतलब A1, B2, C3 और D4 तो ये कॉम्बिनेशन है। तो इसमें आप क्या करना है, देखिए ऐसे लिखेंगे A का 1, B का संबंध 2 से है, C का संबंध 3 से है और D का संबंध किससे है, 4 से। 1 2 3 4 ये आंसर हो गया। तो आप देखिए इस ऐसे क्वेश्चन में मान लीजिए कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हैं ऐसे क्वेश्चन में, तो इसमें आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहीं कहीं ऐसे शब्द उसमें मिल जाते हैं जो कि आप उससे जोड़ सकते हैं। देखिए इसमें पहले ही क्वेश्चन में आपको बताए थे, देखिए पहले ही क्वेश्चन डॉपलर शिफ्ट वाले में देखिए क्या है। डॉपलर शिफ्ट में देखिए शिफ्ट शब्द है, तो डॉपलर इफेक्ट वाले शब्द में देखिए जब भी डॉपलर इफेक्ट आएगा तो उसमें शिफ्ट शब्द जरूर आता है। तो ये देखिए शिफ्ट से आप कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो है क्वेश्चन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ तो फेमस है क्योंकि जब भी कोई वस्तु स्थिर रहती या गतिमान रहती वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। तीसरा रिफ्रैक्शन, याद रखिए रिफ्रैक्शन ये जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी पार्टिकल से टकराती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है या झुक जाती है, इस घटना को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो बेंडिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, तो सी का 3 हो गया। फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका एग्जाम्पल ही आप जानते हैं, फेमस एग्जाम्पल रिकॉइल ऑफ ए गन आफ्टर फायरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। चलिए देखिए अब आपको इसमें मज़ा आने लगे। जब भी कोई भी क्वेश्चन आप करेंगे या उसका एक्सप्लेनेशन आप क्लियर रहेगा, दिमाग एकदम क्लियर रहेगा, तो आपको अलग क्वेश्चन करने में भी, दूसरे क्वेश्चन करने में भी आपको बहुत आसानी होगी और उसी में आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, आप खुद एंजॉय करेंगे इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांस। देखिए थोड़ा एडवांस टाइप का क्वेश्चन है और असर्शन और रीजन ही है, थोड़ा हार्ड है, मतलब ये हायर कंपटीशनों के लिए भी है। तो देखिए हम आपको जैसा बताते आ रहे हैं कि हर टाइप के क्वेश्चन हम लाते हैं, रोज़ वीडियो डालते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस वीडियो का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिए, लाइक करिए और ये नहीं कि 1-2 मिनट देख करके फिर छोड़ दीजिए। देखिए किसी भी चीज़ को पाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत का फल मीठा होता आप जानते ही हैं। तो चलिए इस वीडियो को आप ध्यान से सुनते रहिए और देखते रहिए और पिछले वीडियो को भी एक बार देखिए क्योंकि हर वीडियो में कुछ नए नए क्वेश्चन, नए टाइप के एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। तो चलिए ये क्या है, देखिए ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट हैज ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखिए कोई भी वस्तु फ्री रूप से गिर रही है जिसका कि हैज ए, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट है। उसका रीजन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज यूनिफॉर्म नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो देखिए इसका आंसर आप देखिए, आंसर और एक्सप्लेनेशन हम दोनों दे दिए, इसको हम अच्छी तरह से समझा देते हैं। बोथ assertion and reason are true and the reason is the correct explanation for the assertion। मतलब कि दोनों सही है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसका क्लियर देखिए, जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो उसमें कौन सा बल लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और वो किस पर डिपेंड करता है, जी पर। तो देखिए कांस्टेंट होती है, ए कांस्टेंट, द कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट नियर द अर्थ सरफेस इज ड्यू टू द यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड मेकिंग द एक्सेलरेशन इक्वल टू जी। तो आपको हम इसको और एक्सप्लेन कर देते हैं। जब भी देखिए कोई भी वस्तु
ऊपर से नीचे आ रही है एक कांस्टेंट स्पीड से। क्यों कांस्टेंट स्पीड से? आप इस पर कोई बल नहीं लगाएं। तो देखिए सीधे सीधे यम जी इसके भार पर निर्भर करेगी डब्लू, और इसमें यम तो बदलता ही नहीं है और जी भी बदलता नहीं है। तो इसका मतलब इस पर कोई भी वर्क जो होगा वो कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बातों पर, यम पर भी डिपेंड करता है और जी पर भी डिपेंड करता है। डब्लू वर्क डन इज डायरेक्ट वेट जो है वो उस पर जी पर भी डिपेंड करता है। तो मास तो कभी बदलता नहीं है जल्दी, क्योंकि मास चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जी ही बदलता है। लेकिन जी भी इतना तेज़ी से नहीं बदलता है, ध्यान रखिए, इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। जी जो है कभी भी इतना तेज़ी से नहीं बदलता है। वो जो पृथ्वी के आसपास अगर कोई वस्तु फ्रीली गिराई जा रही है बिना किसी बल के, तो उस पर भी जी का मान स्थिर ही रहेगा। तो इसीलिए इस दोनों जो रीजन और असर्शन दिया हुआ ये सही है। तो यहाँ देखिए क्या चीज़ फिजिक्स है, फिजिक्स समझिए, इसकी जो है कहाँ घुमाव है इसमें, ये ध्यान दीजिए। देखिए इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ हर एक क्वेश्चन में कुछ न कुछ ट्रिक होता है, कुछ न कुछ उसमें घुमावदार चीज़ें होती है, पेच होती है, जिसे आपको समझने की बात होती है। देखिए हर वस्तु ऊपर से जब गिराई जाती है तो दो तरह से आप गिरा सकते हैं, या तो बल लगा करके नीचे की तरफ फेंकिए, या तो फिर वहीं से ऊपर से गिरा दीजिए पत्थर। दोनों में फ़र्क, अगर आप बल लगा के फेंकेंगे नीचे तो ज़्यादा तेज़ स्पीड से आएगी, और अगर आप फ्रीली गिरा देते हैं बिना बल के तो वो उसमें क्या बचा, सिर्फ उसका मास है और जी है। यम और जी दोनों चीज़ें नहीं बदल रही, जी भी नहीं बदल रहा है और मास भी नहीं बदल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि वस्तु एकदम कांस्टेंट स्पीड से नीचे की तरफ गिरेगी। लेकिन ये ध्यान रखिए जैसे जैसे नज़दीक आएगी उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि जी का मान जो है पृथ्वी के आसपास तो कांस्टेंट होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाने पर उसका मान, जी का मान, स्मॉल जी, ध्यान रखिए, वो कम होता जाता है। इसी तरह से अगर पृथ्वी के नीचे आएंगे तब भी स्मॉल जी का मान कम होता जाएगा, तो उसमें परिवर्तन होगा, लेकिन मास नहीं बदलेगा। यहाँ दो तरह के जी होते हैं। देखिए आप देखिए फिजिक्स को हम कैसे जोड़ रहे हैं जीवन से। देखिए जब किसी भी बड़े आदमी को या अपने टीचर्स को आप क्या, हाँ सर जी लगाते हैं ना, वही जी यहाँ पर फिजिक्स से जुड़ा हुआ है। स्मॉल जी और कैपिटल। स्मॉल जी इज़ वेरिएबल क्वांटिटी। स्मॉल जी जो होता है, स्मॉल जी छोटा जी जो होगा वो बदलता है हाइट के आधार पर, लेकिन कैपिटल जी, ये ध्यान दीजिए, कैपिटल जी नहीं बदलता, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। तो इसे आप याद रखिए, स्मॉल जी और कैपिटल जी में फ़र्क क्या है। स्मॉल जी इज़ ए वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन कैपिटल जी इट इज़ ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। कहीं भी यूनिवर्स में कहीं भी जाइएगा वो नहीं बदला। यही है स्मॉल, छोटा जी और बड़े जी में रिलेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लगता है आपको मज़ा आ रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेटे, यही मेरी मेहनत का फल है, समझ लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन है, देखिए सर्किट से। इन एलसी सर्किट energy is exchanged between the inductor and capacitor but the total energy remains constant। इसका रीजन भी दिया, द एलसी सर्किट इज ए फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो देखिए पहले तो एलसी सर्किट समझिए, एलसी सर्किट होता क्या है। देखिए यल और सी, देखो यल को हमेशा हम लोग किससे दिखाते, ऐसे दिखाते हैं, ये यल है, इसको किससे जोड़ा गया है, कैपेसिटर से। कैपेसिटर में दोनों लाइन बराबर होती है, ये देखिए कैपेसिटर हो गया। तो यल एंड ये सी हो गया, तो इसे हम कहते हैं यल सी सर्किट। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द क्वेश्चन में आप देखिए द एल सी सर्किट
energy is exchanged between the inductor and capacitor but the total energy remains constant। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। एलसी सर्किट बिहेव्स एज एन ऑसिलेटर, ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है, विच एनर्जी ऑसिलेट्स बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इंडक्टर of the inductor and the electric field of the capacitor maintaining a constant total energy in the absence of resistance। देखिए इस बात को ध्यान रखिए, एलसी सर्किट में देखिए ये एल हो गया और ये सी हो गया। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी, इसमें जो करंट अगर फ्लो होगी तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी, और इसमें जो है ये सी है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगी। लेकिन ये दोनों मेंटेन होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को ऐसा बैलेंस करते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ऑसिलेटर। और चूँकि ये दोनों ऑसिलेशन होता है इसलिए टी इज इक्वल 2π√L/C। L/C आप जानते होंगे, इसका आवर्तकाल भी इसका अपनी थ्योरी में पढ़े होंगे। तो रीजन क्या है इसका रीजन ये है कि द एलसी सर्किट इज ए फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। रीजन भी सही है और ये भी सही है, असर्शन भी सही है। तो देखिए बोथ असर्शन एंड रीजन्स आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो दोनों एकदम सही है। तो इसमें फिजिक्स क्या हुई, एक तो ये एलसी सर्किट में रजिस्टेंस को देखो ऐसे दिखाते हैं, इस तरह से ये रेजिस्टेंस होता है आर, ये इंडक्टर होता है जिसको इस तरह कॉइल की तरह दिखाते हैं। ये भी ध्यान रखिए, जब आप सर्किट बनाइए तो कॉइल रेजिस्टेंस को मिक्स मत करिए। तो इसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, एल है, ये इंडक्टर है और कैपेसिटर है। तो रेजिस्टेंस जब रहेगा तो इस तरह से आप दिखाइएगा आर को। तो एलसी सर्किट एक ऑसिलेटर की तरह व्यवहार करता है। इंडक्टर एल में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है और कैपेसिटर में कौन सी फील्ड उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होती है, और दोनों ऐसा बिहेव करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, एक दूसरे को ऑसिलेट करते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटर कहते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट appears stationary relative to the observer of Earth। ये असर्शन है। ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट orbits the Earth with a period equal to the Earth mentioned rotational period। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जियो, पहले तो ये आप ये समझ लीजिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता क्या है। सैटेलाइट जो है, जो जिससे हम टीवी देखते हैं या टीवी के प्रोग्राम देखो, सैटेलाइट के कारण ही होता है। तो सैटेलाइट, जियो सैटेलाइट क्या है, जब ऐसा सैटेलाइट जो कि पृथ्वी के साथ चलता हो, मतलब 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर लगाती है, तो वो भी 24 घंटे में पृथ्वी का एक ही चक्कर लगाएगी। तो जब आप पृथ्वी से उसको देखेंगे ऊपर तो लगेगा कि वो एक ही जगह स्थिर है। तो ऐसे सैटेलाइट को हम लोग कहते हैं जियो सैटेलाइट। तो इसमें क्या कह रहा है, जियो सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अपीयर्स स्टेशनरी रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। जियो, इसीलिए इसका नाम पड़ा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, मतलब कि ये जो है ऊपर जो है सैटेलाइट वो स्थिर है, स्थिर होता नहीं है। ध्यान रखिए, इसमें फिजिक्स क्या है, स्थिर होता नहीं है, वो लगातार चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का। लेकिन पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद भी वो चलता हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस स्पीड से पृथ्वी चल रही है या चक्कर लगा रही है, ठीक उसी स्पीड से वो भी सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है, मतलब कि 24 घंटे में एक चक्कर वो भी लगा रहा है। तो देखिए इसका हमने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स ऑर्बिट द अर्थ विथ ए स्पीड ऑफ 24 आवर्स मैचिंग द अर्थ रोटेशन which makes them appear stationary from an observer on the ground। ऑब्जर्वर मतलब जब आप उसको देखते हैं, आप ऑब्जर्वर होंगे, जब देख रहे हैं तो स्थिर क्यों दिखाई दे रहा है, उसका एक ही रीज़न है कि वो भी पृथ्वी के साथ एक ही स्पीड से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है।
तो जब भी आप उसको देखेंगे तो लगेगा कि वो वहीं पर स्थिर है, लेकिन वो स्थिर नहीं है। ऐसे सैटेलाइट ही किसी भी प्रोग्राम को आपको देखते होंगे टीवी में तो वो दिखाई देते हैं, वो अपने कैमरे से खींचते हैं जो कि आपको टीवी से दिखाई देता है। और इसकी अलग से अगर आप चाहेंगे तो इसका वीडियो हम बहुत अच्छी तरह से बना करके आपको दे देंगे, लेकिन आप उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा और साथ ही साथ जो आप चाहते हैं वैसा हम उसमें बना देंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि देखिए, जब तक आप कुछ अलग से लिखेंगे नहीं या लाइक नहीं करेंगे या कुछ अपना कमेंट नहीं लिखेंगे तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आप उसको देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी है जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे, क्योंकि इसीलिए इतनी डिमांड हमारे पास आ रही है। किस डिमांड को पूरा करना हमारे लिए मुश्किल है। बच्चे कहते हैं कि सर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आप बना रहे हैं, आप खुद 2 3 4 डालें, लेकिन हम एक ही या 2 से ज़्यादा डाल पा रहे हैं क्योंकि समय की कमी है। आपको मालूम ही है कि मैं विजन कुमार पांडे, जो कि PCS की तैयारी प्रिंसिपल मैं खुद हूँ, और PCS की तैयारियों के लिए नए नए मैगजीनों में मेरे आर्टिकल छपते रहते हैं, बहुत सारी किताबें भी छपी है। तो आज का अनुभव नहीं है, बल्कि ये मेरा कम से कम 30-35 साल की कड़ी मेहनत का ये फल है जो आज हम आपके समक्ष अच्छी वीडियो लेके आ रहे हैं। तो वही चाहते हैं कि हम अपनी मेहनत का फल आपको ट्रांसफ़र करें, जिससे आप भी सफल हों और बहुत बढ़िया नंबर पाएँ। तो चलिए, इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं कि जियो सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट समझ लीजिए। जियो का मतलब पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी से संबंधित, और स्टेशनरी है मतलब रुका हुआ है। सैटेलाइट एक स्थिर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसकी स्पीड पृथ्वी के स्पीड के बराबर होती है, इसलिए आपको एज ए ऑब्जर्वर जो आप उसको देखेंगे आकाश में तो एक ही जगह आप देखते होंगे। अक्सर देखिए रात को कोई कोई सैटेलाइट बड़ा सा तारा की तरह चमकता हुआ दिखाई दे, वो सैटेलाइट है, तारा नहीं है। ध्यान रखिए, खूब बड़ा सा आपको ज़्यादा चमकता हुआ दिखलाई देता है तो वो सैटेलाइट है। इंडिया के भी बहुत सारे सैटेलाइट और फॉरेन अमेरिका, ब्रिटेन, सबके सैटेलाइट आकाश में ऐसे घूमते रहते हैं। इतने ज़्यादा घूम हैं सैटेलाइट की, समझ लीजिए वहाँ पर कबाड़ की एक दुकान सी बन गई है। जो सैटेलाइट ख़राब हो रहे हैं वो भी वहीं पड़े हुए हैं, जो नए डाले जा रहे हैं, जो नए चक्कर है वो भी वहीं चक्कर लगा रहे हैं। तो ऐसी नौबत अब आ गई है कि वो टकरा करके एक दूसरे को नष्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए साइंटिस्ट लोग बहुत चिंतित हैं कि वहाँ भी दीपावली की सफाई जैसे होती है घरों में, उसी तरह से वहाँ भी सफाई की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ भी प्रदूषण फैल गया है। किसका? सैटेलाइटों का। तो देखिए, यहाँ भी हमने आपको फिजिक्स को दैनिक जीवन से जोड़ा है, क्योंकि देखिए दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ, क्योंकि सैटेलाइट नहीं रहेगा तो आपकी टीवी नहीं चलेगी, और आप टीवी नहीं देखेंगे तो आपके नॉलेज नहीं बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये सब चीज़ें इतना इंटरेस्टिंग है ना कि आप खुद ही उसमें मज़ा लेंगे, आपको खुद अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हम आपको और बता देते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि क्वेश्चंस आज हम इतना लाए हैं, इसको आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। और भी फिर नया वीडियो बनाएंगे अगर आप चाहेंगे, क्योंकि डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस डिमांड को हम पूरा कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास उतना समय, क्योंकि देखिए हम आपको IAS PCS और बहुत सारे कंपटीशंस की बुक भी लिखते हैं, साथ ही साथ आर्टिकल भी लिखते हैं। तो समय की कमी के कारण हम वीडियो थोड़े ज़्यादा लंबे भी नहीं बनाते, लेकिन जो भी वीडियो बनाते हैं वो सॉलिड और बहुत ही इम्पोर्टेंट 40 साल के अनुभव को उसमें झोंकते हैं, तब आपके सामने लाते हैं। तो देखिए, कुल ले दे करके इसको हम पूरा आपको फिजिक्स बता दें, जो मेन ट्रिक है या जो जिससे आप नंबर अच्छा पा सकते हैं उसको हम बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि सफलता कैसे मिलती है। सफलता का सबसे पहला राज है कड़ी मेहनत। देखिए, मेहनत कैसी? मेहनत में भी कड़ी मेहनत होनी चाहिए। दूसरा है रेगुलरिटी, मतलब सतत प्रयत्न करना चाहिए, सतत।
लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो देखिए ये सब चीज़ें सतत मतलब कंटिन्यूअस आप कोई चीज़ करेंगे तो जैसे चमक होती है ना, चमक कब आती है, किसी बर्तन को आपको बार बार रगड़िए तो वो चमक जाएगा, वही चीज़ यहाँ भी है। अगर फिजिक्स को आपको चमकाना है तो बार बार इस टाइप के क्वेश्चंस हम देते ही रहते हैं, उसको ध्यान से देखिए और नोट बना लीजिए। तो देखिए मेरी गारंटी है कि आप नंबर के लिए कभी भी नहीं तरसेंगे और भरपूर नंबर आपको मिलना ही मिलना है। और हालत ये हो जाएगी कि इतने सारे क्वेश्चन आपको रिवाइज कर लेंगे, दोहरा देंगे हम, कि क्वेश्चन पेपर पाते ही आपको लगे करे ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्योंकि जब आप बार बार वो वीडियो देखेंगे, नए नए टाइप के क्वेश्चंस को आप दोहराएंगे, आप सुनेंगे, तो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगी, वो कभी भूलेगी ही नहीं। इसलिए प्यारे बच्चों, आपके लिए ये वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा और रहेगा भी, और हमारी मेहनत निश्चित सफल होगी। अगर कुछ नए जो व्यूअर्स हैं, अगर नहीं आप इस वीडियो को थोड़ा मोड़ा देख रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है उसको देखिए, तब आपको उसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको भविष्य में बहुत सारे वीडियो मिलने वाले हैं। और इसकी तो मेरी गारंटी है कि जब आप जानते हैं, एक मूल मंत्र है कि जब क्वेश्चंस ही आते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, तो अगर क्वेश्चन की ही तैयारी करेंगे तो आपको दोनों चीज़ें फ़ायदा होगा। एक तो क्वेश्चन भी आपको याद हो जाएगा, उसका आंसर भी याद हो जाएगा, और साथ ही साथ जो हम एक्सप्लेन करते हैं दिमाग में भी आपके एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रहेगा, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, क्योंकि दीपावली का मौसम है, आप ढेर सारे पटाखे छोड़िए, लेकिन जीवन को बनाने के लिए भी जीवन में पटाखे आने चाहिए। ऐसा पटाखा छोड़िए जो पूरे संसार, पूरे इंडिया में चमके और आवाज़ सुने कि हाँ आपने टॉप किया है, आपने सबसे ज़्यादा नंबर पाए। यही मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद बच्चों।